नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में सीटेट पेपर 2 के लिए सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, सीटेट पेपर 2 में सामाजिक विज्ञान से 60 प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के इस क्लास में कुल 60 प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, सीटेट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर ही हर बार सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो हर बार रिपीट भी होते हैं। प्रीवियस ईयर के बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो सीटेट एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। डॉल्फिन के बारे में दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दिया गया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डाल्फिन पाई जाती है। क्या यह सही है? दूसरा है, डाल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। तीसरा है, डाल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना है। तो पहला कथन दिया गया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डाल्फिन पाई जाती है। यह कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा यहां पर दिया गया है, डाल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। यह भी आपका सही है। देखिए दोस्तों, बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगेटिक डाल्फिन अभ्यारण्य स्थित है, इसलिए दूसरा कथन भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा कथन है, डाल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, तो यह भी आपका सही है। डाल्फिन दोस्तों गंगा नदी की शुद्धता को भी प्रकट करता है। क्यों? क्योंकि यह केवल शुद्ध और मीठे पानी में ही जीवित रह सकता है। तो यहाँ पर तीनों कथन आपका सही है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों सही है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है? मीथेन और नाइट्रोजन, मीथेन और हाइड्रोजन, मीथेन और हीलियम, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बायोगैस अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस में दोस्तों मीथेन की जो मात्रा है ये 55 से लेकर के लगभग 75% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है ये 25 से लेकर के लगभग 50% तक होती है। कुछ अल्प मात्रा में हाइड्रोजन भी इसमें होता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, इन सब की बहुत ही कम मात्रा होती है। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला दिया गया है, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। क्या यह सही है? दूसरा है, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा गया है सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। यह आपका गलत है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। तो यहां पर कहा गया है सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, यह आपका गलत हो जाएगा। आगे दिया गया है, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। यह आपका बिल्कुल सही है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहां पर ए आपका गलत है परंतु बी सही है। ए आपका गलत है परंतु बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। कोयला, ईंधन, बायोगैस, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन। यहां पर पूछा गया है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह हैं।
देखिए दोस्तों, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। वर्गीकरण का आधार ए दिया गया है और संसाधन के प्रकार बी में दिए गए हैं। पहला है विकास व प्रयोग का स्तर। विकास व प्रयोग का स्तर, इसे आप वास्तविक और संभाव्य संसाधन से मिलाएंगे। ठीक है, पहले से आप इसे मिलाएंगे। उद्गम यहां पर दिया गया है, उद्गम को आप जैव और अजैव संसाधन से मिलाएंगे। उद्गम या उत्पत्ति, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को आप जैव या अजैव संसाधन में वर्गीकृत कर सकते हैं। और वितरण, वितरण के आधार पर आप सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। भंडार, भंडार के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के रूप में आप वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन ए, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। कथन बी दिया गया है, हिरण, बारहसिंघा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में कई बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। तो यहाँ पर ए और बी दोनों कथन आपका सही है, ए और बी दोनों आपका सही है, लेकिन ए का कारण बी नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है। पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। कौन सा इसमें सही है पुरा स्थलों के संदर्भ में। तो यहाँ पर आपका पहला ए ऑप्शन में जो लिखा गया है कथन, वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, यह आपका पुरा स्थलों के संदर्भ में बिल्कुल सही है, अन्य सभी गलत हैं। यहाँ पर केवल ए आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में जो लिखा गया है ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। केवल शब्द इसमें लग गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां प्राचीन औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए, चौथा ऑप्शन। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मुहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियां, सोने से बने बर्तन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पत्थर की मुहरें और सोने से बने बर्तन, यह आपका सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे, सोने से बने बर्तन बनाते थे। पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, यह आपका गलत हो जाएगा। लोहे से बनी तकलियां, यह भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल ए तथा डी आपका सही है, केवल ए तथा डी। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हड्डियों की संरचना, केवल ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने का सबसे बेहतर तरीका उनकी हड्डियों की जांच है। ठीक है, तो केवल ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास, चरक।
तो देखिए दोस्तों, वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले, वेदों की रचना की शुरुआत लगभग 3500 साल पहले हुई थी। इसके बाद है महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, यह लगभग 3000 साल पहले हुई थी। ठीक है। और इसके बाद इनाम गांव में कृषकों का निवास, यह लगभग 3600 से लेकर के 2700 साल पहले, 2700 साल पहले। और चरक लगभग 2000 साल पहले, 2000 साल पहले। तो यहाँ पर आपका क्रम सही हो जाएगा ABCD, ABCD। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरोही क्रम इनका बनेगा ABCD। चलिए अगला प्रश्न है, हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम उल्टा में निम्नलिखित को सजाएं। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, अरिका मैडू पत्तन में बसना, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। यहाँ पर अवरोही क्रम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अरिका मैडू पत्तन में बसना, इसका समय है 2200 से लेकर के 1900 साल पहले। और इसके बाद अगला क्रम होगा संगम साहित्य की रचना की शुरुआत, इसका समय 2300 साल पहले है, 2300 साल पहले। और इसके बाद लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, इसका जो समय है यह है 2500 साल पहले। इसके बाद है उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, इसका समय 3000 साल पहले है। तो यहां पर अवरोही क्रम आपका बनेगा CDAB। क्या बनेगा? CDAB। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन ए यहां पर दिया गया है, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन बी, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थीं, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थीं। इसमें कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। देखिए दोस्तों, पहला यहां पर दिया गया है कथन ए, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, यह बिल्कुल सही है। कथन बी दिया गया है, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी, यह भी आपका सही है। तो यहां पर ए और बी दोनों कथन आपका सही है। यहां पर ए और बी दोनों सही है, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कथन ए, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। कथन बी है, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। यह आपका बिल्कुल सही है। कथन बी आपका गलत है, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे, यह आपका गलत है। दिल्ली सुल्तानों के समय तवारीख के लेखक शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था को बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। तो यहाँ पर बी आपका गलत हो जाएगा, केवल ए आपका सही हो जाएगा। ए सही है किंतु बी गलत है। ठीक है, इसमें आपका सही हो जाएगा, ए सही है किंतु बी गलत है। कथन ए, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। कथन बी, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना है। यहाँ पर कथन ए दिया गया है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था, यह आपका गलत है। क्यों? क्योंकि रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया था कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, जबकि काकतीय वंश की रानी
रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। तो कथन ए आपका गलत है। कथन बी, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, यह आपका बिल्कुल सही है। कथन ए यहाँ पर गलत है, लेकिन कथन बी सही है। ए गलत है किंतु बी सही है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए गलत है किंतु बी सही है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। कथन ए, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। कथन बी, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? तो देखिए दोस्तों, 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट, पादरियों और जरथुष्ट्र धर्म के अनुयायियों के साथ इबादत खाना में धर्म के मामले पर एक चर्चा की थी। इस विचार विमर्श से अकबर की दोस्तों यह समझ बनी थी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं और उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती हैं। ये अनुभव अकबर को सुलह ए कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। अबुल फजल ने सुलह ए कुल के इस विचार पर दोस्तों आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की थी और शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। ए का कारण बी है। ए और बी दोनों सही है और ए का कारण भी है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन ए और कथन बी यहां पर दिया गया है। कथन ए में लिखा गया है, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। कथन बी, जनजाति समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा गया है दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया था, यह आपका गलत है। जनजाति समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, यह आपका सही है। यहां पर ए गलत है किंतु बी सही है। कथन ए, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। कथन बी, बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कथन ए और कथन बी दोनों सही है। बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया था, सही है। बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी थी, यह भी कथन आपका सही है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही है। ए ने बी को सुनिश्चित किया। ए और बी दोनों सही है, ए ने बी को सुनिश्चित किया। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली, यह सही है। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया, यह भी सही है। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, यह भी आपका सही है। तीसरा ऑप्शन आपका गलत है और यही आपको बताना था। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, यह आपका गलत है। देखिए दोस्तों, प्रार्थना समाज का उद्देश्य स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, जाति पाति का विरोध, पुरुषों तथा स्त्रियों के विवाह के लिए आयु बढ़ाना, इन सब के लिए कार्य करना था। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका गलत है। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को किया गया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए, यह बिल्कुल सही है। इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए, यह आपका गलत हो जाएगा।
इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए, यह भी आपका सही है। यहाँ पर ए और सी केवल सही है, केवल ए और सी आपका यहाँ पर सही है, अन्य सभी यहाँ पर गलत है, मतलब बी कथन आपका गलत है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना, लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस छोड़ा जाना, स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में हिंद महासागर व प्रशांत महासागर में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, प्रदीप्ति वृत्त और अक्षांशी रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, किसी क्षेत्र विशेष में ज्यादा मौसमी परिवर्तन होता। सही विकल्प का चयन करें। इसमें कौन सा सही है आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका पहला सही है, प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती और इसके साथ किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर ए और सी आपका सही है। यहाँ पर ए और सी आपका सही है। यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती और किसी क्षेत्र विशेष में मौसमी परिवर्तन नहीं होता। ए और सी आपका यहाँ पर सही है। भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इसमें कौन सा सही है आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। यह गलत है। शरद ऋतु के संबंध में यह कथन आपका गलत है। देखिए दोस्तों, शरद ऋतु मानसून के लौटने का मौसम है, ठीक है, और यहाँ पर कहा गया है मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, यह भी आपका गलत हो जाएगा। इस समय दोस्तों शरद ऋतु में पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, तो बी कथन भी गलत है। इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपका गलत है। तो यहाँ पर ए, बी और सी सभी यहाँ पर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? नर्मदा एवं तापी, महानदी एवं गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ बड़ी तादाद में दोस्तों सुंदरी पेड़ मिलते हैं, जिसके कारण इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। यहाँ पर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो यह कौन सा मंडल है? देखिए दोस्तों, यह आपका मध्य मंडल है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी घटनाएं मध्य मंडल में होती हैं। मध्य मंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जल जाते हैं और इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो यहां पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य मंडल। आतपन का संबंध है मौसमी पवनों के साथ, सूर्य ऊर्जा के साथ, बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ, वायु दाब के साथ। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य ऊर्जा के साथ। सूर्य ऊर्जा के साथ आतपन का संबंध सूर्य ऊर्जा के साथ है। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्यातप कहते हैं या सौर स्थिरांक भी कहते हैं। ये सभी आप लोग याद रखिएगा। उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। शंकुधारी वन, इसको आप नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष से मिलाएंगे। भूमध्य सागरीय वनस्पति को महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा से मिलाएंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष से मिलाएंगे। शीतोष्ण सदाबहार वन को महाद्वीपों का पूर्वी किनारा से मिलाएंगे। दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन ए, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। यह बिल्कुल सही है। कथन बी, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। यह भी आपका सही है। यहां पर ए और बी दोनों आपका सही है। ए और बी दोनों आपका सही है। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ, यह याद रखना। इसके लिए उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, इस पर केंद्रित होना चाहिए। या अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना, या भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य उन मुद्दों की पहचान करना है जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। सही विकल्प का चयन करें। इसमें कौन सा आपका सही है? इसमें आपका पहला सही है, देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, यह आपका सही है। विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, यह भी आपका सही है। और विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना, यह भी आपका सही है। ए बी डी आपका यहाँ पर सही है। ए बी और डी सही है। सी आपका यहाँ पर गलत है। सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, यह आपका गलत है। यहाँ पर ए बी डी आपका सही है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। सही विकल्प का चयन करें। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, यह भी आपका सही है। सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, यह भी सही है। संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, यह भी सही है। यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, यह आपका गलत है। इसमें ए बी सी आपका सही है। कौन सा सही है? ए बी और सी आपका सही है। डी आपका यहाँ पर गलत है।
कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। यह आपका सही है। केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो, यह आपका गलत है। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें, यह आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए और सी आपका बिल्कुल सही है, बी आपका यहाँ पर गलत है। सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, अधिगमकर्ताओं की सूचना को याद रखने का मापन करना, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है, ऑप्शन है जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारत का संविधान, अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग, सी ए बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ए बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। चौथा ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। ऑप्शन है राम सुंदरी देवी कृत आमार जीवान, रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न, सतनार कृत मणि मेकलई, ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राम सुंदरी देवी कृत आमार जीवान। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी राम सुंदरी देवी कृत आमार जीवान को संदर्भित कर सकते हैं। यहां पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, मानव विकास। सही विकल्प का चयन करें। देखिए दोस्तों, भूगोल शिक्षण को संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन तथा मानव विकास से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। यहां पर ए, बी और डी आपका सही हो जाएगा, ए, बी और डी। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। पाठ्यपुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाना या बनना, चर्चाओं को न्यूनतम रखना। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। अगला प्रश्न है, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है। ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। प्रोजेक्ट कार्य, तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। सही विकल्प का चयन करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। और प्रोजेक्ट कार्य, तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। यहाँ पर ए और बी आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर आपका ए और बी सही है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है।
लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। सही विकल्प का चयन करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। इसके साथ में लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर के कोरे गांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? परिस्थितियों से अनुमान लगाना, कारण और प्रभाव, परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना, अनुभवों की तुलना करना। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा परिस्थितियों से अनुमान लगाना। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर के कोरे गांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न के माध्यम से शिक्षक छात्रों में परिस्थितियों के आधार पर अनुमान लगाने के कौशल पर जोर दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना, पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। बाजार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण शास्त्रीय विधि होगी एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना। महारी चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। सही विकल्प का चयन करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, दूसरा अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, तीसरा भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। यहाँ पर ए, बी और सी तीनों सही है। यहाँ पर ए, बी और सी तीनों सही है। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, वर्षा का वितरण। सही विकल्प का चयन करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन। वर्षा का वितरण यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल ए, बी और सी आपका सही है। ए, बी और सी आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन हमारे पृथ्वी के अंदर। सही विकल्प का चयन करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा खनिज संसाधन और उद्योग, इसके साथ में हमारे पृथ्वी के अंदर। यहाँ पर ए, बी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी और डी, ए, बी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय एक शिक्षक के तौर पर हम भूगोल की पाठ्यपुस्तक के अध्याय खनिज संसाधन, उद्योग एवं हमारे पृथ्वी के अंदर के मध्य अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिससे विद्यार्थी सभी प्रक्रियाओं की संपूर्ण समझ विकसित कर लेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूहों में बांटना, विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना।
एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। इसकी मदद से छात्र एक ही स्थान पर रहते हुए डॉक्यूमेंट्री की सहायता से वनों के वास्तविक स्वरूप से रूबरू हो सकेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना, भूकंप के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? मछली पकड़ने का अधिकार, उद्यान कृषि का अधिकार, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार, खेती करने का अधिकार। राइट आंसर हो जाएगा मछली पकड़ने का अधिकार। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े मछली पकड़ने का अधिकार के लिए संगठित हुए थे। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? यह लोगों के बीच एक रूपता बढ़ाता है, या लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है, या लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है, या लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। यह गलत है और यही आपको बताना था। ठीक है, भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, ना कि 1950 में। ठीक है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? 6, 4, 3, 5। राइट आंसर हो जाएगा 5। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ग्राम पंचायत 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? पुलिस अधीक्षक, अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, होम इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस अफसर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेशन हाउस अफसर। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा SHO। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार, पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने महिलाओं की पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार मुहैया करवाया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? संसद, न्यायपालिका, अटॉर्नी जनरल, भारत के राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक न्यायालय को माना जाता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, आदिवासी एवं दलित, केवल अल्पसंख्यक, दलित एवं अल्पसंख्यक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आदिवासी एवं दलित। आदिवासी एवं दलित। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को आदिवासी एवं दलित समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहा जाता है? उदारवादी, गणतंत्रात्मक, संघवाद, धर्मनिरपेक्ष।
यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संघवाद। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे संघवाद कहा जा सकता है। यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। इसमें कौन सा आपका सही है? पूछा गया है कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। राइट आंसर हो जाएगा सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देना और न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। ए और बी दोनों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है, कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए 60 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। यह प्रीवियस ईयर का पेपर है दोस्तों, 2021 का यह पेपर है सामाजिक विज्ञान का। आप लोग कमेंट करके बताइए यह क्लास आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।